तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का जो हमारा क्लास है सदिश जोड़ के नियम पर आधारित है, यानी इसमें हम लोग दो सदिशों को जोड़ने का तरीका सीखेंगे, किस तरीके से दो सदिश को जोड़ते हैं। सदिश जोड़ने के दो नियम है। पहला नियम है ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड, दूसरा है हम लोग का एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को आप हिंदी में चाहें तो लिख सकते हैं ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, या ज्योमेट्रिकल को क्या बोलते हैं, ज्यामितीय विधि। ठीक है, तो ये दोनों विधि एक ही है। एनालिटिकल मेथड अलग है, इसमें आपको फॉर्मूला मिलेगा जोड़ने के लिए। तो आज हम लोग केवल पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि में स्केल का यूज होता है। स्केल की सहायता से हम लोग दो वेक्टर को मेजरमेंट करेंगे, उन दोनों का लेंथ, और उसके बाद से उसको कॉपी पर रख के बना लेंगे। स्केल आप लोग लेके आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले समझिए, जो ग्राफिकल मेथड होता है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? पहला होता है हम लोग का ट्रायंगल लॉ। कौन सा? ट्रायंगल लॉ। दूसरा क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, और तीसरा होता है हम लोगों का कौन सा? पॉलीगॉन लॉ। हिंदी चाहे तो इसको क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज नियम। इसको समांतर चतुर्भुज नियम। कौन सा नियम? चतुर्भुज नियम। और लास्ट वाला हम लोगों का हो जाएगा बहुभुज नियम। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से जोड़ने के कितने तरीके हैं? तीन तरीके। पहला हो गया ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के आधार पे जैसे दो वेक्टर हम ले लेंगे और ट्रायंगल के शेप बना के और उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, जोड़ना है। दूसरा, उन दोनों ट्रायंगल को पैरेललोग्राम पर रखेंगे, या उन दोनों ट्रायंगल की सहायता से पैरेललोग्राम बनाएंगे, तब उसको जोड़ेंगे। जैसे मान लो कि दो वेक्टर अगर दिया हुआ हो, ए एक वेक्टर बी हो, तो बी को ऐसे रख देंगे ना जी, और हमारा रिजल्टेंट ये होगा। मतलब ट्रायंगल की सहायता से दोनों वेक्टर को जोड़ना त्रिभुज नियम हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज की सहायता से वेक्टर को जोड़ना समानांतर चतुर्भुज नियम। बहुभुज नियम का यूज होता है जब दो से अधिक सदिशों को जोड़ना है, 3, 4, 5, 6 अगर सदिश आ जाए तो उन सदिशों को आप त्रिभुज नियम से नहीं जोड़ सकते हैं और ना ही चतुर्भुज नियम से जोड़ सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे बहुभुज नियम। ठीक है, तो पहले इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ। और आज हम लोग ये तीनों कंप्लीट करेंगे और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड। तो ये हम लोग का सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखा है। यदि दो सदिश परिमाण दिशा में त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करता है, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज ऐसे बनता है ना जी। तो कह रहा है कि दो सदिश अगर आपको दे दिया जाए, एक सदिश मान के चलते हैं हमारा है वेक्टर ए, और एक सदिश है हमारा वेक्टर बी। कैसे मान लेते हैं? ऐसे ही मान लेते हैं, वेक्टर बी। और यदि इन दोनों सदिशों को हम त्रिभुज के भुजाओं पर रख दें, उठा के लाके यहाँ पे ए को, बी को इधर चाहे इधर। अगर एंगल दिया है तब तो एंगल के हिसाब से रखना पड़ेगा, एंगल नहीं दिया है तो उठा के कहीं रख सकते हैं आप। या तो यहाँ पे रख दीजिए वेक्टर ए को और वेक्टर बी को यहाँ पे रख दो, या वेक्टर बी को यहाँ नहीं रखना है तो यहाँ रख दो। तो अगर दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। विपरीत दिशा क्या होता है? ये सबसे जरूरी पॉइंट है, विपरीत दिशा। मतलब कहने का ये, वेक्टर को रखने का प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि मान के चलो कि ये दोनों वेक्टर को हमको जोड़ना है। ठीक है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो हमको पता है कि कौन से नियम से जोड़ना है? त्रिभुज नियम से। और त्रिभुज नियम से जोड़ने के लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और उस ट्रायंगल में एक सदिश और दो सदिश, दोनों सदिश त्रिभुज की दो भुजा पर होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम एक भुजा हमारा ट्रायंगल का ये है जो वेक्टर ए है, दूसरा सदिश हमारा बी है, तो बी को हम यहाँ पे रख दें अगर ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर। अच्छा ये सोचो, बी को अगर यहाँ पे तुम रखे हो तो उसका डायरेक्शन इधर नहीं हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है। मतलब
पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर के हेड और टेल जुड़ा होना चाहिए, हेड हेड नहीं। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे हम क्या किए, वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल इन दोनों को जोड़ दिए। तो तीसरा वेक्टर जो होगा वो विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगा। विपरीत दिशा का मतलब अब तीसरा जो वेक्टर होगा वो तो यहीं पे ना होगा जी, तब ना त्रिभुज बनेगा। तीसरा वेक्टर ये पहला और ये, तो तीसरा वेक्टर ये वाला जो होगा, तीसरी लाइन त्रिभुज की, वो किस दिशा में होगा? तो विपरीत दिशा का मतलब किधर, उधर की तरफ कि इधर की तरफ? इधर, इधर की तरफ, उधर नहीं, बोलो नहीं, एकदम गलत। उसका डायरेक्शन उधर होगा, इधर कैसे हो जाएगा? तब तो उसी आकृति में हो गया, एगो ये ऐसे गया, एगो ऐसे गया, फिर एगो ऐसे आ गया, तो उसी डायरेक्शन में। वो विपरीत डायरेक्शन कहाँ हुआ? मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ऐसे ही उसको हम घुमाते चले जाएं, तो उसका विपरीत कहाँ होगा? विपरीत ये होता है कि ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घुमा दो, तब ना विपरीत होगा। तो ए का भी डायरेक्शन उधरे था, बी का भी उधरे था, अब सी का भी इधरे कर दिए, तो विपरीत दिशा कहाँ होगा? विपरीत दिशा होगा कि सी का डायरेक्शन उसके विपरीत यानी उस तरफ हो जाए। डायरेक्शन जो जो रिजल्टेंट है इसका, वो जाके हेड से हेड जुड़ जाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों वेक्टर का हेड हेड नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है ना? तो ये पहला सदिश, ये दूसरा, और ये तीसरा जो होगा त्रिभुज की भुजा, यही तो होगा हमारा रिजल्टेंट। यानी जो इसमें आंसर आ रहा है ना, ए और बी को जोड़ने पे, उसको रिजल्टेंट यहाँ पे कहा जा रहा है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम जोड़ें तो किसके बराबर होगा? वेक्टर आर के। वेक्टर आर क्या है? इन दोनों का सम है, इन दोनों का योगफल है, जो कि इसको रिजल्टेंट। इसका भी डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? किधर? इन दोनों सदिशों के विपरीत दिशा में डायरेक्शन हो जाएगा। दिशा, दिशा लिख देते हैं। दिशा अगर निकालना हो, देख लो, तो वो तो हो गया दोनों सदिशों के विपरीत दिशा में, ऐसा होगा ना? एक डायरेक्शन एंगल से निकलता है, ए और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होता है, अगर मान लो ये अल्फा है, तो अगर अल्फा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, अल्फा का मान अगर निकाल लेते हैं, वही होगा हमारा क्या? डायरेक्शन, ठीक है? अल्फा का मान क्या होगा? डायरेक्शन किसका? रिजल्टेंट का, ठीक है? दो सदिश ले लिए, वेक्टर ए वेक्टर बी, और तीसरे सदिश को इस तरीके से रखना है कि इन दोनों सदिशों के वो विपरीत दिशा में हो। तो ये जो वेक्टर होगा, जो तीसरी भुजा होगी त्रिभुज की, वो तीसरी भुजा इसके परिणाम को प्रदर्शित करेगा। इसका डायरेक्शन अल्फा का मान निकालना विथ रेस्पेक्ट टू ए, माने ए के रेस्पेक्ट में अल्फा का मान बताना है। अगर अल्फा का मान आ गया अगर 30 डिग्री, तो हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट 30 डिग्री से वेक्टर ए से 30 डिग्री ऊपर है, ऐसे कहेंगे। 55 डिग्री आ गया तो कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर ए से 55 डिग्री ऊपर है, मतलब बी के रेस्पेक्ट में नहीं, ए के रेस्पेक्ट में। डायरेक्शन निकल गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इसको नाप लो स्केल से, ये 2 है 1 है, तो ही नाप लो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है, तो ग्राफिकल मेथड में ग्राफ का यूज करना है, स्केल का यूज करके इसको माप लेना है। तो पहले इसको उतार लो, ये एग्जाम्पल है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है? और वेक्टर दे रहे हैं 2 ठो, एक वेक्टर ले रहे हैं हम बी को, वेक्टर क्या है हमारा? बी, और इसका मान लो किसी एक्सिस के साथ जो एंगल है वो कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। और एक है हमारा वेक्टर ए, हम बोले इन दोनों को जोड़िए सदिश योग के त्रिभुज नियम से। किस नियम से? कैसे जोड़ोगे बताओ, जोड़ के बताओ, फिर हम जोड़ते हैं। बताओ रिजल्टेंट इसका। चलो समझो इधर। सबसे पहले तो तुम पहले वेक्टर को उठा के रख दो ऐसे, ये हमारा वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए रख दो। अब आया हमारा वेक्टर बी, तो वेक्टर बी जो है किसी एक्सिस के साथ वो 60 डिग्री के एंगल पे है, तो वेक्टर बी को हम यहाँ पे रख देते हैं ना जी, कहाँ पे? यहाँ पे। और ये हमारा कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा?
60 डिग्री का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ना गधा। यहाँ पे कैसे रख सकते हैं? वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर का एक हेड और एक टेल जुड़ा होना चाहिए, तो दोनों का टेल जुड़ा हुआ है, गलत है ये। ऐसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। उस वेक्टर को कहाँ रखेंगे? उस वेक्टर को यहाँ पे लाके रखेंगे। कौन सा वेक्टर है ये? बी। ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है, तो बाहर के एंगल से हमको कोई मतलब नहीं है। अब तीसरा जो साइड होगा ट्रायंगल का, ये हमारा रिजल्टेंट बताएगा। क्या बताएगा? अब वेक्टर का डायरेक्शन भी होना चाहिए ना, मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन किस दिशा में होगा? उधर कि इधर? इस साइड होगा, मतलब जिस तरफ ये राउंड कर रहा है ना उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट, जिसका आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन इधर की तरफ है। अब दिशा अगर निकालना हो तो हम बोले कि अल्फा का वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू? अल्फा का वैल्यू नहीं निकलेगा, डायरेक्शन नहीं निकलेगा। ठीक है, अल्फा का मान अभी आगे बताएंगे हम एक सवाल पे। ठीक है ना? चलिए, अल्फा क्या बताएगा बाबू? रिजल्टेंट का दिशा। क्या बताएगा? दिशा। और ये तो दिशा हो गया, मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो रिजल्टेंट का लंबाई जो होगा वो क्या होगा? बोलो, इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? तो वेक्टर में दो ही चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है उसको, उसके लेंथ को मेजर करो तो मैग्नीट्यूड, अल्फा का वैल्यू निकालो तो डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? अच्छा, उतारो इसको। यानी दो सदिशों को जोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पहला सदिश और दूसरा सदिश, इन दोनों को आप जोड़ रहे हैं, पहला वेक्टर ये हमारा दूसरा वेक्टर, तो तीसरा जो इसका रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर के विपरीत डायरेक्शन में होगा। ऐसे समझ लो, क्लॉकवाइज अगर ये घूम रहा है दोनों वेक्टर, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब इस पे एक सवाल देते हैं, उसको आप लोग बनाइए। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहले एक क्या है, लड़की 3 मीटर पूरब की ओर चली और वहां से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 4 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है, उसका विस्थापन का मतलब हो गया कि उसका रिजल्टेंट। ध्यान समझिए, सबसे पहले डायरेक्शन हम बता दें। आपको पता है डायरेक्शन कि नहीं पता है? इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चलिए अब सवाल पे आइए। 3 मीटर पूरब की ओर चली, तो पूरब हमारा ये है, तो इधर 3 मीटर चलती है, तो इधर बना दीजिए 3 मीटर। ठीक है, क्या? तो 3 मीटर खींच लेते हैं। स्केल पे मान लीजिए, पैमाना ले लीजिए कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है, तो 3 सेंटीमीटर 3 मीटर के बराबर हो जाएगा, यही ना होगा? अच्छा, 3 मीटर पूरब की ओर चली, पूरब मतलब उस डायरेक्शन में। अब वहां से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उत्तर दिशा में, पूरब पश्चिम उत्तर माने ऊपर की ओर चलती है। कितना मीटर? तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये जाती है ऊपर की ओर 4 मीटर। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो वेक्टर का ट्रायंगल यूज करेंगे एडिशन के लिए। रिजल्टेंट का होता है कि भाई तीसरा जो भुजा है वो अपोजिट डायरेक्शन में ले लीजिए, और वही हमारा रिजल्टेंट होगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा। खत्म। क्या करेंगे? वेक्टर आर का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये कर्ण होता है एक तरह से, ये देखो तो 90 डिग्री का है ना जी। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 4 चौका 16। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 बराबर 5 मीटर। आर का वैल्यू आ गया 5 मीटर। कोई दिक्कत? कौन सा लॉ यूज किया गया? ट्रायंगल लॉ। कौन सा? अच्छा, तो ये क्या है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। क्या है? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन बोले कि ए के रेस्पेक्ट में अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, डायरेक्शन निकल जाएगा। तो यही तो हमारा अल्फा होगा कि नहीं होगा? तो अब समझो यहाँ से अल्फा कैसे निकालेंगे हम।
अल्फा का मतलब हो गया कि कोई एंगल होगा, डिग्री का वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ना 53 डिग्री 37 डिग्री 53 डिग्री 37 डिग्री, तो ये 5-5 मिनट सब में है, तो 5 मिनट तो हमारा सही आ गया 5 मीटर। अब या तो 53 डिग्री और नहीं तो 37 डिग्री। तो एक यहाँ पे नियम ही समझो, ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई त्रिभुज समकोण हो और उसमें का एक साइड 3, 4 और इस प्रकार से 5 हो, तो ये वाला जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है 53, और ये वाला एंगल 37। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर कोई समकोण त्रिभुज बना हुआ हो, ठीक है ना, तो ये एंगल जो होता है यानी 4 मीटर का है उसके सामने वाला एंगल 53 डिग्री और 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री। अब फिर तीनों को जोड़ दो, 53 37 90, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, 90 90 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा का जो हमारा वैल्यू है वो कितना डिग्री आएगा 53 डिग्री। लेकिन अब देखो डायरेक्शन अगर चेक करोगे, अगर एक्सिस पे रख के इसको, तो तुम देखो ये इस प्रकार से होगा। ये अगर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। एक्सिस के साथ कितना डिग्री 53 डिग्री, तो इस एक्सिस के साथ कितना डिग्री, वो वाला कंसेप्ट छोड़ दो, अब यहाँ पे आओ। ये 53 डिग्री तो ये 37 डिग्री। अब बताओ इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम। इसका डायरेक्शन ये आप पढ़ लियो, पहले दिन आप लोगों को पढ़ाए थे हम। क्या डायरेक्शन होगा इसका। एकदम बोका है आप लोग। अगर बीच में है, बीच में ये लाइन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट ईस्ट। इधर हो तो वेस्ट नॉर्थ, यहाँ पे होगा तो साउथ नॉर्थ, साउथ ईस्ट वेस्ट। गलत डायरेक्शन ही गलत लिखे हैं, नॉर्थ साउथ। अब सही है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन होता है। सबके लिए नहीं, अगर बीच में हो तब, ठीक है ना। तो लेकिन है बीच में है, गधा बीच में कहाँ है। इससे 37 बीच में होता है जब 45 डिग्री का एंगल बनता है दोनों तरफ, तब ना बीच में होता है। इससे 37 डिग्री का एंगल पे, इससे 53 डिग्री का एंगल पे है, तो डायरेक्शन इसका क्या बोलेंगे, नॉर्थ से ईस्ट की ओर करेंगे, करेंगे ना। कितने डिग्री के एंगल पे 37 डिग्री के एंगल। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर से पूरब की ओर, दक्षिण उत्तर से पूरब की ओर कितने डिग्री के एंगल पे। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, 53 डिग्री वाला एंगल नहीं होगा, इसका डायरेक्शन होगा 37 डिग्री, मतलब 37 डिग्री कोण पर उत्तर से पूरब की ओर। कहाँ से है बताओ, 37 डिग्री कोण पर उत्तर से पूरब की ओर। मैग्नीट्यूड हमारा 5 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसको उल्टा नहीं किए हैं, ये वाला जो डायरेक्शन जो इसका होता है, ईस्ट से मेजरमेंट नहीं होता है, नॉर्थ से लिया जाता है। अगर ईस्ट से लिया जाता है तो ईस्ट नॉर्थ लिखते हैं, यहाँ वेस्ट नॉर्थ लिखते हैं, नॉर्थ वेस्ट लिखे हैं। डायरेक्शन इस एक्सिस से लेना है, कौन से, नॉर्थ से। 37 डिग्री नॉर्थ से ये कितने डिग्री पर है 37 डिग्री, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट की ओर 37 डिग्री पर होगा। चलिए ध्यान समझिए, सदिश योग का चतुर्भुज नियम, मतलब अब सदिशों को चतुर्भुज के नियम से जोड़ेंगे। अभी तक हम लोग जोड़ रहे थे सदिश का नियम का यूज करके। अब ऐसा नहीं है कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम जोड़े और ट्रायंगल लॉ में आंसर आया 5, तो अगर उसी वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम पैरेललोग्राम लॉ से जोड़े तो उसका भी आंसर 5 ही आएगा। तरीका अलग है, आंसर सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। ऐसा नहीं है कि उसका आंसर उसमें दूसरा इसमें दूसरा।
लेकिन जोड़ेंगे हम दूसरे तरीके से, चतुर्भुज के नियम का यूज करके जोड़ेंगे। क्या कहता है ये नियम? यदि दो सदिशों के परिमाण एवं दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित किया जाए, मतलब अगर दो वेक्टर हम ले लें, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उन दोनों सदिश को समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा से निरूपित करें। संलग्न भुजा मतलब पता है, एक से एक चिपका हुआ साइड। जैसे मान के चलो ये हमारा है समानांतर चतुर्भुज, अगर इसका नाम दे दे ए बी सी डी, तो ए डी का संलग्न भुजा होगा डी सी, ए बी का संलग्न भुजा होगा बी सी ना जी। यानी इस ए डी का दो गो संलग्न भुजा, एक ए बी और एक डी सी, क्योंकि ये भी भुजा इससे चिपका हुआ है, ये भी चिपका हुआ है ना जी। तो संलग्न भुजा ये है। तो अगर दो वेक्टर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करें तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उनके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगा। जैसे मान के चलो कि दो वेक्टर हमको दिया हुआ हो, एक वेक्टर कुछ ऐसे हो जो कि किसी एक्सिस के साथ वो थीटा कोण बना रहा हो, और मान के चलो ये वेक्टर बी है और एक है हमारा वेक्टर ए ये, और बोले कि इन दोनों को जोड़िए। लेकिन अब ट्रायंगल लॉ को यूज नहीं करना है, पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है। ध्यान से समझिए कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमको कि इन दोनों वेक्टर को समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा पर रख देना है हमको ना जी। मतलब एक वेक्टर यहाँ पे आ जाए और दूसरा वेक्टर यहाँ पे आ जाए, तभी तो संलग्न भुजा पे आके सेट हो जाएगा वो। अच्छा, तो यहाँ पे हम रख देते हैं वेक्टर क्या, वेक्टर ए, और बच गया हमारा दूसरा वेक्टर बी। अब ये ध्यान रखना है, ट्रायंगल लॉ में हम क्या कर रहे थे, हेड को टेल से जोड़ रहे थे, इसमें टेल को टेल से जोड़ेंगे। ठीक है, टेल टू टेल। तो टेल टू टेल का मतलब अब वेक्टर बी को हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे रख देते हैं हम वेक्टर, और ये हमारा एंगल होगा थीटा और वेक्टर होगा, दोनों को रख दिए। अब पैरेललोग्राम बना लेंगे, यानी जब दो वेक्टर दिया हुआ हो तो पहला वेक्टर रख देते हैं, दूसरे वेक्टर को उसके टेल पे रख देते हैं, उसके बाद इसको पैरेललोग्राम में बदल देंगे। इस प्रकार से बन गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इन दोनों वेक्टर के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब कॉमन बिंदु, यही बिंदु कॉमन है ना, कॉमन बिंदु से जाने वाला विकर्ण परिणामी को प्रदर्शित करेगा, यानी रिजल्टेंट को बताएगा। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा हमारा वेक्टर आर। इसका भी डायरेक्शन होगा, तो ये भी हम अल्फा निकाल लो, ए के रेस्पेक्ट वाला डायरेक्शन निकल जाए, मैग्नीट्यूड तो ये बता ही देगा। आ रहा समझ में? इतना नहीं आ रहा है? ये थीटा नहीं दिया है तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, दिया है तो रखो थीटा, नहीं दिया है तो मत रखो, लेकिन ये तो अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा ही हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। और बाकी ये ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, दो गो विकर्ण होता है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो वो विकर्ण वहीं से खींचना है जहाँ पे ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसे वेक्टर ए यहाँ से या वेक्टर बी, इन दोनों को यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो विकर्ण भी यहीं से होके जाएगा। आ रहा समझ में? चलो पहले इसको उतार लो, फिर आगे बताते हैं। चलिए सवाल समझते हैं। इस सवाल को समझने के बाद पैरेललोग्राम का थोड़ा सा जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। 10 मात्रक का एक सदिश है, किसी बिंदु से पश्चिम दिशा की ओर चलता है। समझे? एक बिंदु ले लीजिए, पश्चिम मतलब इधर, तो पश्चिम मतलब इधर, तो इधर घींच देते हैं। 10 यूनिट का है, यूनिट नहीं दिया रहा है, क्या यूनिट है, 10 मात्रक लिख दिए। तथा उसी बिंदु से मतलब सेम पॉइंट से समान परिमाण का मतलब वो भी 10 यूनिट होगा। दूसरा सदिश दक्षिण दिशा की ओर है, तो पूरा पश्चिम उत्तर, दक्षिण मतलब नीचे की ओर, तो 10 यूनिट नीचे भी जा रहा है ना जी। क्या बताना है? परिमाण बताना है और दिशा भी बताना है। किसका? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए माइनस बी तो अभी नहीं निकल पाएगा आप लोगों से, अभी तो केवल हम लोग जोड़ना सीख रहे हैं ना। यानी ए और बी, अगर हम इसको वेक्टर ए मान लें और इसको वेक्टर बी, तो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे? पैरेललोग्राम लॉ लगा के, पैरेललोग्राम लॉ ना जी।
क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद कॉमन बिंदु से विकर्ण खींचना पड़ेगा और ये विकर्ण जो होगा हमारा रिजल्टेंट होगा ना जी। तो चलो रिजल्टेंट निकालो। कैसे निकालेंगे? अब देखो, अगर ये 10 यूनिट का है तो ये भी 10 यूनिट का होगा। जब ये 10 10 तो ये हाइपोटेनस हो गया। ट्रायंगल में हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम और रिजल्टेंट हमारा निकलेगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर और फिर प्लस में 10 का। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 और 100 हो जाएगा 200 और रिजल्टेंट स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में 200 बराबर हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 यूनिट हो जाएगा। क्या निकल गया? ये 10 अंडर रूट 2 यूनिट जो होगा हमारा रिजल्टेंट निकल गया, यानी a प्लस बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड को मॉड के अंदर लिखते हैं तो मॉड के अंदर ये हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा अब निकालना है हमको इसका दिशा। दिशा के लिए हम निकालेंगे क्या? अल्फा। और अल्फा क्या होता है? रिजल्टेंट और वेक्टर मतलब ए के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है ना जी। तो अब देखो, अगर निकालें हम अल्फा, अल्फा को अगर थीटा ले लें तो हमारा ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो tan थीटा अगर हम निकालते हैं तो हमारा अल्फा होगा, या tan अल्फा ही लिख लो। क्या होता है? tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब 10 आधार 10 कट गया तो tan अल्फा का वैल्यू हो गया 1। तो tan के किस मान पे 1 आता है? तो tan 45 डिग्री के मान पे अगर 1 आता है तो अल्फा का वैल्यू हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत? नोट कीजिए इसको। कंफ्यूजन बढ़ा दिए हम। अब हम आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आंसर आपको बता दिए, अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री मतलब डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इसका निकाल दिए हम tan अंडर रूट 2, सर गलत लिख दिए हैं, सब में tan अंडर रूट 2 होगा। ठीक है ना। तो अब आप बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन टिक करके आइएगा या टिक कीजिएगा, बताइए बताइए, फिर हम बताते हैं। चलिए अब इसको ध्यान से समझिए। ब्रैकेट में ये भी डाला हुआ है, दक्षिण दिशा के सापेक्ष दिशा बताना है। किस दिशा के सापेक्ष? तो पहले तो डायरेक्शन हम आप लोगों को बना दें। ये होता है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये वेक्टर रिजल्टेंट देख रहे हैं नीचे की तरफ है, यानी यहाँ पे है। कितने डिग्री के एंगल पे? बोलो। 45 डिग्री। कितना एंगल आ गया ना हमारा? अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री। जब ये 45 तो इधर भी हमारा 45 डिग्री। इसका डायरेक्शन बताना है हमको साउथ, मतलब ये दक्षिण दिशा के सापेक्ष ना जी। तो क्या बताएंगे? दक्षिण दिशा के सापेक्ष मतलब डायरेक्शन उधर की तरफ बताना है। तो क्या बताएंगे? इसको हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण की ओर कितने डिग्री कोण पे? 45 डिग्री। यानी tan अंडर रूट 2 यूनिट जो होगा वो दक्षिण से पश्चिम की ओर, सॉरी पश्चिम से दक्षिण की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, पश्चिम से दक्षिण की ओर। अब बोलो, पक्षी से है? तो लेकिन यहाँ पे ये बदल दिए हैं, ये चीज दक्षिण दिशा के सापेक्ष बताना है। तो दक्षिण दिशा के सापेक्ष का मतलब अब उसके तरफ कितने डिग्री के एंगल पे ये जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे और थोड़ा बढ़ता है, ये एंगल 45 से बल्कि 60 हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि भाई पश्चिम से दक्षिण की ओर 60 डिग्री के कोण पे है। मतलब ये वेक्टर उस डायरेक्शन की तरफ कितना डिग्री का कोण बनाते हुए जा रहा है, दक्षिण दिशा के सापेक्ष। नोट कीजिए। चलिए दूसरा सवाल इसी में का दूसरा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। घटाव वाला तो नहीं सीखे हैं लेकिन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो वेक्टर बी आप देखिए नीचे की तरफ है, अगर इसके डायरेक्शन को हम बदल देते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करते हैं, डायरेक्शन बदलते हैं। ठीक है ना। जैसे आप विपरीत सदिश पढ़े होंगे। विपरीत सदिश क्या होता है?
चलिए अब समझिए, इसको समझिए। ये वेक्टर है, वेक्टर बी। विपरीत सदिश होता है कि अगर मान लो कोई वेक्टर यहाँ पे ए है, इसका डायरेक्शन इधर है, और इस एक वेक्टर बी हो, उसका डायरेक्शन इधर हो, तो इसको हम एक दूसरे को विपरीत सदिश कहते हैं। मैग्नीट्यूड इनका बराबर होता है, डायरेक्शन अलग अलग होता है, तो हम वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दें तब इसको हम बराबर लिख सकते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन विपरीत है, तो उसको विपरीत सदिश कहते हैं। यानी यहाँ भी वही कंसेप्ट यूज होगा। अगर वेक्टर भी नीचे की तरफ है, इसका हम इसको ऊपर कर दें तो मैग्नीट्यूड तो उसका सेम रहेगा, बस डायरेक्शन बदलने के कारण वो प्लस भी ना होके माइनस भी हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक हमारा, अब इसका फिगर हम दोबारा बना दे रहे हैं। एक हमारा वेक्टर हो गया ऐसे, वेक्टर ए जिसका वैल्यू है 10 यूनिट, कितना 10 यूनिट। दूसरा हमारा वेक्टर वो ऊपर लेते जाएंगे तो ये माइनस वेक्टर भी होगा, और इसका भी आंसर क्या होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड 10 यूनिट। पैरेललोग्राम लॉ बनाएंगे, रिजल्टेंट बीच से होके जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मॉड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, तो मॉड आर इज इक्वल टू 100 प्लस 100, और मॉड आर का वैल्यू आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 यूनिट। क्या आ जाएगा, 10 अंडर रूट, डायरेक्शन ए के रेस्पेक्ट में वही होगा 45 डिग्री, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा, इधर से लेके चलते हैं तो हमारा हो जाएगा ईस्ट से नॉर्थ की ओर, लेकिन अगर कुछ नहीं दे रहा है तो हम बोलेंगे नॉर्थ से ईस्ट 45 डिग्री के एंगल, ठीक है। एंगल नॉर्थ से ईस्ट 45 डिग्री। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम, हमारा आंसर आ गया। अरे a प्लस बी का आंसर क्या था, क्या पढ़ रहा है तुम लोग, 10 अंडर रूट 2 यूनिट, क्या आंसर था 10 अंडर रूट 2, a माइनस बी 10 अंडर रूट 2, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर। तो अगर हम ऐसे लिखें, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, एकदम बराबर है। ऐसे अगर लिखें वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये दोनों बराबर है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग अलग है। मॉड में अगर है तो मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन दोनों का अलग है ना जी। इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर है, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, लेकिन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड के अंदर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ये हमारा हो गया दोनों का आंसर। बहुभुज सदिश जो है इसका उपयोग तब किया जाता है जब दो से अधिक सदिश, 2 3 4 5 6 इस प्रकार सदिश आपको दे दिया जाए, तो उन सदिशों को जोड़ने के लिए आप पैरेललोग्राम या ट्रायंगल यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझिए, पहले ये नियम कहता क्या है। दो या दो से अधिक सदिश परिमाण और दिशा में एक बहुभुज की क्रमागत भुजाओं, क्रमागत का मतलब लगातार भुजाओं को निरूपित करता हो, तो बहुभुज की अंतिम भुजा विपरीत दिशा में, ठीक है, बहुभुज की अंतिम भुजा वो भी विपरीत दिशा में परिणाम सदिश को निरूपित करता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक देते हैं वेक्टर ए, एक देते हैं वेक्टर बी, एक देते हैं वेक्टर सी, और एक देते हैं वेक्टर डी। हम कहें कि चारों वेक्टर को जोड़ दीजिए, कितना वेक्टर हो गया, चार। चारों वेक्टर को जोड़ना है तो इन वेक्टर को आप ट्रायंगल लॉ से नहीं जोड़ सकते हैं, बोलो जोड़ देगी, नहीं। ट्रायंगल लॉ दो वेक्टर को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, पैरेललोग्राम से भी तो हम जोड़ेंगे इसको बहुभुज नियम से। समझिए बहुभुज नियम को बस यूज करते हैं यहाँ पे। दो या दो से अधिक सदिश तो है ही, इन सदिशों को बहुभुज की क्रमागत भुजा पे सेट करना है। तो एक हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं वेक्टर ए, ठीक है ना। ऐसे करते हैं इसको, चूंकि एंगल को भी इसमें ध्यान रखना होता है। एक हम ऐसे रखते हैं वेक्टर सी को सीधा और वेक्टर डी को ऐसे,
4 गो वेक्टर है ना। वेक्टर ए सीधा है तो सीधा, वेक्टर बी, अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जब क्रमागत लगाइएगा तो हेड टेल जुटेगा, नहीं तो टेल टू हेड ये भी जुटेगा, या हेड टू टेल, हेड कैसे लिखते हैं, HEAD ना जी। अच्छा, तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए का हेड। वेक्टर बी को रखना है तो हम ऐसे उठा के रख दिए, हमारा वेक्टर हो गया ये बी। वेक्टर सी सीधा है तो वेक्टर सी रख दिए, वेक्टर देख रहे हैं, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से जुड़ा है, वेक्टर बी का हेड वेक्टर सी के टेल से जुड़ा है। वेक्टर डी, अब डायरेक्शन भी ध्यान रखना है, इसलिए तो चेंज किया हम, डायरेक्शन डी का इधर है तो यहाँ भी डी का डायरेक्शन इधर होगा, ये हो जाएगा वेक्टर। सबको सजा दिए हम। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि बहुभुज की अंतिम भुजा, अब लास्ट वाला भुजा इन दोनों को जोड़ देगा, अंतिम भुजा ही, और वो भी किस डायरेक्शन होना चाहिए, तो किधर होगा, ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे, एक बोका ऊपर की तरफ, नीचे आएगा तब तो उसी दिशा में हो गया ना जी। ऐसे घूम रहा है फिर उसी को हम इसी दिशा में लेके आ जाए तो उसी दिशा में हो गया, विपरीत का मतलब एकदम उल्टा। तो ये वाला जो वेक्टर है ये हमारा रिजल्टेंट बताएगा, और रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लीजिए इसको। पहला जो यहाँ पे है, यह क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर दो वेक्टर दिया हो ए और बी तो उन दोनों वेक्टर को जोड़ दें और फिर उन दोनों को उल्टा कर दें, वेक्टर बी और वेक्टर ए को जोड़ दें तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना जी। तो दो वेक्टर हम दे देते हैं, एक हमारा वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, जोड़िए उसको। तो जोड़ते हैं हम लोग, क्योंकि दो ही वेक्टर है, 3 वेक्टर आता है तो बहुभुज नियम लगाते हैं, ट्रायंगल यूज कर लेते हैं ना जी। अरे बहुभुज क्या है, बहुभुज त्रिभुज भी बहुभुज है, चतुर्भुज भी बहुभुज है, बहुत सारी भुजाओं से जो बना वो बहुभुज है ना। चलिए, तो एक वेक्टर हम ले लेते हैं ऐसे, ये मान लेते हैं एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं ऐसे, ये वेक्टर बी, रिजल्टेंट हमारा ये होगा वेक्टर सी ना जी। ये बराबर होगा किसके, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। अब वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़ना है, तो वेक्टर बी पहले से है यहाँ पे ना जी। अब वेक्टर ए को जोड़ना है तो क्या करें, एक काम करते हैं, वेक्टर ए को यहाँ पे ला के रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नियम भी सही है, हेड टेल जुड़ा हुआ है, तो वेक्टर सी ऐसे हो जाएगा, ये हमारा होगा वेक्टर। और इस प्रकार से इन दोनों का सम जो होगा आपस में बराबर होगा, नंबरिंग लेके चेक करेंगे तो बराबर आएगा। तो बहुभुज नियम क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसको नोट कीजिए। दूसरा जो है, यह साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम समझ रहे हैं आप लोग, पहले दो वेक्टर को जोड़िए, उसके बाद तीसरे वेक्टर को जोड़िए, इसमें पहले लास्ट वाले दो वेक्टर को जोड़िए, उसके बाद फर्स्ट वाले वेक्टर को जोड़िए, और इस प्रकार से अलग अलग आप जोड़ के अब तब देखिएगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब मान के चलो कि एक वेक्टर, हम इसको समझ लेते हैं चित्र पे, ठीक है ना। एक वेक्टर हमारा है क्या, ए, चलो मान लेते हैं यहाँ पे एक वेक्टर। अब बताओ ये कौन से लॉ से बनेगा, बहुभुज लॉ पे बनेगा। वेक्टर ए, एक हमारा ले लेते हैं यहाँ पे वेक्टर बी, और एक लेते हैं वेक्टर सी, इस प्रकार से मान लेते हैं तीनों वेक्टर हैं, ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो सबसे पहले देखो हमको किसको जोड़ना है, ए और, तो ए और बी को जोड़ने के लिए हम ट्रायंगल लॉ तो यूज करेंगे, क्योंकि ये दो वेक्टर है, और दो वेक्टर के लिए हम यहाँ पे ट्रायंगल यूज कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आ रहा समझ में ये चीज़, ट्रायंगल यूज करके इनका और इनका दोनों का सम निकाल लेंगे। अब हमारा ये एक वेक्टर ए प्लस बी एक वेक्टर बन गया, मान लेते हैं ये वेक्टर डी का वैल्यू है, ठीक है ना, ठीक है, या वेक्टर डी मत मानो, मानो ए प्लस बी का ही वैल्यू है ऐसे। अब हमको वेक्टर ए प्लस बी में किसको जोड़ना है, सी को, फिर ट्रायंगल यूज करेंगे, फिर यहाँ से हम जोड़ेंगे,
तो अब जो हमारा आंसर आएगा वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का सम आएगा, जो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो इसमें सबसे पहले किसको जोड़े हम, वेक्टर ए और बी को सबसे पहले जोड़े हैं, तो उसको एक साथ कर लेते हैं। अब इधर अगर आते हैं हम, तो फिर हमारा फिगर भी वैसे ही बनने वाला है। ये होगा हमारा वेक्टर ए, ये होगा हमारा वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, और ये हमारा रिजल्टेंट लास्ट में आएगा। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि पहले आप वेक्टर बी और सी को जोड़िए। तो यहाँ ट्रायंगल लॉ यूज कर लो, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी प्लस वेक्टर, अब ये एगो वेक्टर बन गया और ये एगो वेक्टर, फिर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे ना जी, ऐसे लगाएंगे ना, और ये रिजल्टेंट होगा जो बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इसमें पहले बी और सी को जोड़ा गया, और इस प्रकार से ये दोनों वेक्टर का सम भी आपस में, ये इससे ही जोड़ते हैं बहुभुज नियम में। आ रहा है समझ में, यही बहुभुज नियम है, उतार लीजिए। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो है आपस में क्या है, बराबर है। आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, एनालिटिकल मेथड। इसमें क्या मिलेगा हमको, इसमें आप जो अभी ग्राफीय विधि से जोड़ रहे थे स्केल का यूज करके, जो भी मैग्नीट्यूड आप स्केल से मेजरमेंट करके रखिएगा, एनालिटिकल मेथड में ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए और डायरेक्ट दोनों वेक्टर का वैल्यू पुट करके और उसको निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, प्रूफ करेंगे, और तब उस पर रख के हम लोग वैल्यू को सवाल भी बना लेंगे। तो एनालिटिकल मेथड एकदम आसान है इससे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ग्राफिकल मेथड है इसमें, इसलिए। ठीक है, चलिए।